छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ के जंगल अबूझ भी हैं और दुर्गम भी। हजारों सालों से एक ऐसा आदिवास जिसकी चिंता किसी को नहीं है। दिल्ली तो जाने दे, जगदलपुर और रायपुर भी इस आदिवास के लिए बहुत दूर है। अबूझमाड़ के इन्हीं जंगलों में आजकल नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच संघर्ष चल रहा है। अबूझमाड़ अघोषित युद्ध का मैदान बना हुआ है। इसमें माड़िया आदिवासी घिरे हुए हैं। सरकार बस्तर से नक्सल उन्मूलन की डेडलाइन तो तय करती है, लेकिन यहाँ बसी जनजातियों के उत्थान के लिए कोई तारीख कभी तय नहीं हो पाई। इनके अभावों को दूर करने के लिए भी सरकार ने कोई समय सीमा तय नहीं की है। कुपोषण के शिकार बच्चे और एनीमिया से जूझती महिलाओं के लिए कोई कैंप भीतर के गांवों में नहीं खुलता। पहाड़ी नदी नालों के बीच जंगल के भीतर बसे आदनार गांव की कहानी कुछ ऐसी ही है। नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। जो पहाड़ अबूझा रह गया उसे नाम दिया गया अबूझमाड़। बरसों बरस तक अबूझमाड़ हमारी सभ्यता के हाशिए पर पड़ा रहा, और सच तो ये है कि यह आज भी हाशिए पर पड़ा हुआ है। हमारी सभ्यता की देह पर गहरी दुख और पीड़ा को साथ लिए इन पहाड़ी और जंगली रास्तों से गुजरना सबके बस का नहीं है। लेकिन जिन आदिवासियों का जीवन ही पहाड़ जैसे दुख से भरा हुआ हो, वो इन्हीं नदी नालों के बीच अपने लिए सांस लेने की जगह तलाश ही लेते हैं। हाँ, शहर से आए किसी पत्रकार के लिए यह गंभीर चुनौती वाला रास्ता है, जहाँ किसी बाइक या 4 पहिया वाहन से आना लगभग असंभव है। किसी ट्रैक्टर के भरोसे इन गांवों तक किसी तरह पहुंच सकते हैं। एक बरसाती नदी के किनारे बसे आदनार गांव में माड़िया आदिवासी रहते हैं। इन्हें सरकार पीवीटीजी यानी विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के तौर पर पहचानती है। भोर होते ही आदनार गांव के इन आदिवासियों के कामकाज की शुरुआत होती है और शाम ढलते ही जिंदगी रुक जाती है। बांस की बाढ़ से घिरे हुए झोपड़ी नुमा कच्चे मकान, ग्रामीण बच्चों और महिलाओं को देखकर पता चलता है कि वे गंभीर रूप से कुपोषित होने के साथ ही खून की कमी से जूझ रही हैं। अस्थायी खेती, जिसे पैंदा या झूम खेती कहा जाता है, इन माड़िया आदिवासियों की आजीविका का मुख्य सहारा है। जंगल ही इनकी आजीविका है। जंगल से मिलने वाली साग, भाजी और बांस की करील ही इनके भोजन का हिस्सा है। इसके अलावा जंगली शिकार और मछली, केकड़ा और चूहा इन आदिवासियों के पेट भरने का साधन है। सरकारी सुविधाओं की बात छोड़िए, पीढ़ियों से निवासरत इन आदिवासियों के पास अपनी नागरिकता तक सिद्ध करने के लिए ना तो आधार कार्ड है और ना ही वोटर आईडी कार्ड। सिर्फ एक राशन कार्ड के अलावा इन माड़िया आदिवासियों के पास कागजात के नाम पर कुछ भी नहीं है। राशन ही एक कड़ी है जो इन्हें सरकार की नज़र में जिंदा बनाए हुए है। पर यह राशन पाना भी इनके लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार भले ही मुफ्त में आदिवासियों को 35 किलो चावल देती हो, मगर यह चावल भी इनके लिए बहुत महंगा साबित होता है। जंगल में संघर्षपूर्ण तरीके से गुजर बसर करने वाले इन माड़िया आदिवासियों की पहुंच से स्कूल, अस्पताल और राशन केंद्र इतनी दूर है कि इनके होने या ना होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। राशन के लिए आदनार गांव से करीब 35 किलोमीटर पैदल चलकर कोयलीबेड़ा जाना पड़ता है। बात सिर्फ सरकारी राशन केंद्र की नहीं है, बल्कि साप्ताहिक बाजार भी कोयलीबेड़ा में ही लगता है और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी कोयलीबेड़ा ही है। पहाड़ों और नदी नालों को पार करके ये आदिवासी अपनी वनोपज बेचने कोयलीबेड़ा तक का कठिन सफर तय करते हैं, और उन्हें वहां भी बाहरी दुनिया की ठगी का शिकार होना पड़ता है। आदनार गांव की ही एक बुजुर्ग आदिवासी महिला को बीमारी की हालत में 4 पाई यानी खाट में लादकर छिनपुर गांव में झाड़ फूक के लिए ले जा रहे ग्रामीणों का कहना है कि अस्पताल जाते तक उनके लोग मारे जाते हैं। बरसात में तो ऐसी मौतें आम हैं। बरसाती नदी के पास ही गड्ढा बनाकर पीने के लिए पानी का जुगाड़ करके ये आदिवासी इसी से अपनी प्यास बुझाते हैं। बारिश होने से गड्ढे की दोबारा सफाई की जाती है और इसी पानी को पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पानी का स्वाद तो ठीक ठाक है, लेकिन यह किसी को भी और कभी भी गंभीर रूप से बीमार कर सकता है। नारायणपुर जिला प्रशासन ने किसी समय इस गांव में एक सरकारी हैंडपंप लगवाया था, जो थोड़े दिन चलने के बाद लंबे समय से बंद पड़ा है। कोयली बढ़ जाती है।
और यहाँ से कितना दिन लगता है वहाँ जाने में? जाने से तो सुबह जाती हूँ, सुबह जाके कोयली बड़े जाता हूँ, कोयली बड़े जाके चावल उठाने के जाती हूँ। चावल नहीं मिलने से तो कोयली बड़ी से गटकल से होता है। गट्टा काल में चावल मिलता है? नहीं, उधरी कोयली बड़ा मिलता है, लेकिन मिलता है। उधरी सोने के लिए आता है गटकल। अच्छा, वापस सोने गट्टा काल आते हैं। हाँ। और कितना दिन लगता है इसमें जाने की जाने आने में? 2 दिन लगते। 2 दिन लगता हाँ। है। और मिट्टी तेल मिलता है आप लोगों को? नहीं मिलता है। तो रात में कैसे रहते हैं यहाँ? ऐसे ही आगे जल के रहती हैं। माओवादियों और सुरक्षा बलों के बीच चल रहे संघर्षों के ये आदिवासी भी पीड़ित हैं। आदनार गांव के राजू राम पद्दा बताते हैं कि जब वे करीब 16 साल के थे तब उनके गांव को सुरक्षा बलों ने चारों तरफ से घेर लिया। उनसे माओवादी ठिकाने के बारे में पूछताछ की गई। जब राजू ने पुलिस को माओवादियों के बारे में जानकारी नहीं होने की बात कही तो 3 महीनों तक उन्हें अवैध हिरासत में रखा गया। उनके मुताबिक उन्हें सबसे पहले कई दिनों तक जंगल में पैदल घुमाया गया, फिर कोयली बेड़ा थाने लेकर गए। उसके बाद पुलिस वाले उन्हें अंतागढ़ होते हुए कांकेर लेकर गए, वहां से जगदलपुर और फिर रायपुर। इस बीच राजू राम पद्दा के साथ जमकर मारपीट की गई, करंट के झटके दिए गए। करीब 3 महीने बाद पुलिस वालों ने 500 रुपए देकर उन्हें गांव वापस भेज दिया। यह कहानी सिर्फ राजू राम पद्दा की ही नहीं, बल्कि उनके जैसे कितने ही माड़िया आदिवासी पुलिस और माओवादियों के बीच पिस रहे हैं। कभी पुलिस वाले उन्हें उठा कर ले जाते हैं तो कभी माओवादी, लेकिन यह प्रताड़ना जैसे अबूझ माड़ की एक बड़ी आबादी के लिए जिंदगी की किस्त जैसी हो गई है। मैं आदनार गांव का रहने वाला हूं और ग्राम पंचायत भी आदनार है। हमारी उचित मूल्य की दुकान यहां से 30 से 35 किलोमीटर की दूर कोयली बेड़ा में स्थित है। हमें 35 किलो चावल, 2 किलो चना, 2 किलो नमक और 1 किलो शक्कर को ले जाने के लिए 2 दिन का सफ़र तय करना पड़ता है। गांव में किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है। हमें उचित मूल्य की दुकान से मिट्टी तेल भी नहीं मिलता है। रात के अंधेरे में हम लकड़ी जलाकर ही उजाला करते हैं। यदि मिट्टी तेल मिलता तो कम से कम चिमनी जला के उजाला कर सकते हैं। कुछ साल पहले सोलर लाइट मिला था, लेकिन हम उसका 1 साल भी ठीक से उपयोग नहीं कर पाए और ख़राब होने के बाद आज तक कोई भी उसकी सुध लेने नहीं आया। गांव में स्कूल, आंगनबाड़ी जैसे कोई सुविधा नहीं होने के कारण अक्षर ज्ञान तो दूर की बात, हमें तो गोंडी भाषा के अलावा कोई भाषा ही नहीं आती। हम ग्रामवासी सरकार से यही चाहते हैं कि गांव में स्कूल, आंगनबाड़ी खोले। आज तक यहाँ कोई माताओं और बच्चों के उपचार के लिए भी नहीं आया। गांव के आसपास कोई अस्पताल भी नहीं है। बीमार हो जाने से हम खटिया में ले जाते हैं। बरसात में तो ले ही नहीं जा पाते हैं। आसपास के गांव के किसी पुजारी के पास ले जाते हैं। कभी कभी तो 30 से 35 किलोमीटर की दूरी को पैदल तय करते करते ही मृत्यु हो जाती है। इसलिए सरकार से मांग करते हैं कि कहीं आसपास अस्पताल बनाया जाए। गांव में किसी व्यक्ति के पास राशन कार्ड के अलावा किसी तरह का कोई सरकारी दस्तावेज नहीं है, ना आधार कार्ड, ना ही ज़मीन का पट्टा है। इसलिए जब भी पुलिस वाले आते हैं तो सबसे पहले आधार कार्ड पूछते हैं। आधार कार्ड नहीं होने की बात बोलते ही मारपीट चालू हो जाती है। बोलते हैं तुम नक्सली हो और नक्सलियों का पता पूछते हुए गांव में सभी महिला पुरुषों को मारना चालू कर देते हैं। मुझे भी पुलिस वाले उठाए थे। मैं गाय चराने जंगल गया था, वहाँ से मेरे को उठाए और ले गए। एक रात तो जंगल में ही सुलाए, दूसरे दिन कोयली बेड़ा पहुँचाए। उसके बाद अलग अलग थानों में ले जाकर पूछते और मारपीट करते थे। कोयली बड़ा मैं आदनार गांव का रहने वाला हूं और मेरी भी ग्राम पंचायत आदनार ही है। इसके बावजूद गांव में सरकार की ओर से किसी तरह की सुविधा नहीं है। हमें जवाल भी लेने जाने के लिए 2 दिन का रास्ता तय करना पड़ता है। इसके बाद ही हमें चावल मिलता है। कभी कभी तो डीलर नहीं होने से वापस खाली हाथ आ जाते हैं। गांव में सोलर लाइट भी मिला था, लेकिन क्या फ़ायदा जब उपयोग में ही नहीं आता। जब से मिला तब से खराब ही है
और आज तक कोई उसको देखने तक का नहीं आया है। उचित मूल्य की दुकान में तो मिट्टी का तेल भी नहीं मिलता है। यदि मिलता तो शायद अंधेरी रात में उजाला कर सकते। गांव में आज तक कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, क्योंकि स्कूल ही नहीं है तो पढ़ाई कैसे कर सकते हैं। गांव में एकमात्र नल है जो कि चालू होने के बाद से ही खराब है। हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। हम नदी नालों का पानी पीकर अपना जीवन यापन करते हैं। आदनार गांव और राजू राम या बग्गू पद्दा जैसे आदिवासियों की जिंदगी का आप एक पन्ना पलटते हैं और उनसे दुख झरने लग जाता है। दुख इन गांवों का स्थायी मौसम है और आदिवासी इन मौसमों से लड़ते हैं, जीतते हैं, हारते हैं, रोते हैं और मुस्कुराते हुए जिंदगी के गीत भी गाते हैं। जरूरी बात में फिर होगी बात। नमस्कार।